पहला क्वेश्चन जिसके अंदर में बोल रहा है हमें डिफाइन करो क्रॉस रेशियो को। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन नंबर 20 है। 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट के लिए, यानी कि क्रॉस रेशियो वैसे जनरली कहा जाए तो 4 पॉइंट पे काम करता है 4 पॉइंट पे काम करता है, लेकिन यहां पे काम करना है किस पे? 3 पॉइंट पे हमें काम करना है। ठीक है सर, ओके सर। तब प्रूव करना है इसमें कि क्रॉस रेशियो इज इनवेरिएंट अंडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये 3 पॉइंट के लिए क्रॉस रेशियो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है, ये भी हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले डिफिनेशन पे चलते हैं। क्रॉस रेशियो ऑफ 3 पॉइंट्स Z1, Z2 एंड Z3। 3 पॉइंट का क्रॉस रेशियो एक ऑर्डर होता। कैसा ऑर्डर होता? 3 पॉइंट का क्रॉस रेशियो कुछ इस प्रकार का ऑर्डर होता। किस प्रकार का ऑर्डर होता सर? तो यहां आपके सामने दिखाई दे रहा है Z माइनस में Z1, Z माइनस में Z1, उसके डिवाइड में, इसके बगल में ये मत पढ़ना, ये तो फिर याद नहीं रह पाएगा। Z माइनस Z1 डिवाइड बाय Z1 माइनस में Z2, Z2 माइनस Z3 डिवाइड बाय Z3 माइनस Z, Z माइनस Z1 डिवाइड में Z माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 ऊपर Z2 माइनस Z3। मतलब जहां पे ये खत्म करेगा वो शुरू करेगा, ये खत्म करा वो शुरू करा, शुरुआत और लास्ट वाला पॉइंट सेम होना चाहिए। इसमें एक जनरल पॉइंट अपने तरफ से Z लिया जाता है। ठीक, अब आते हैं इसमें हम लोग इसके अगले पार्ट, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें प्रूव करना है कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इनवेरिएंट होता अंडर द क्रॉस रेशियो या अंडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इनवेरिएंट अंडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने यहाँ पर 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट है जिसके बारे में चर्चा कर लिया। कौन कौन सा डिस्टिंक्ट पॉइंट है भाई? Z1, Z2 और Z3। इसको ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं हम लोग 3 पॉइंट से। जो W प्लेन का है उसका नाम क्या चाहिए सर? W1, W2 और W3। 3 पॉइंट Z1 प्लेन का लिया, Z1 और Z2, Z3, उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं 3 पॉइंट W1, W2, W3, W प्लेन वाला। इसके लिए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग, इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लोग लेंगे वो कुछ ऐसा होगा क्रॉस रेशियो की डिफिनेशन से। जैसे Z का क्रॉस रेशियो Z माइनस Z1, Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस Z3, Z3 माइनस Z। वैसे W में W1 माइनस W माइनस W1, W2 1 माइनस W2, W2 माइनस W3, W3 W। ठीक है सर, ओके सर। अब करना क्या है? इसको थोड़ा सा इसका फ्रैक्शन वगैरह ठीक करना है, मतलब ऐसे नहीं रखना है, इसका फ्रैक्शन ठीक करना है। और हमें देख लेना है कि Z1, Z2, Z3 के लिए ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर रहा है या नहीं। तो हम यहां से क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई W माइनस में W1 इंटू में W2 माइनस में W3 इज इक्वल टू में, सॉरी इंटू में Z1 माइनस में Z2 इंटू में Z3 माइनस में Z इज इक्वल टू इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगी। हमारे पास आएगा W1 माइनस W2 इंटू W3 माइनस में W और इंटू में Z माइनस Z1 इंटू में Z2 माइनस में Z3। ठीक है सर जी सर। बारी बारी से सभी पॉइंट्स के लिए काम करेंगे। एक बार Z बराबर लेंगे हम लोग कितना? Z1, तो देखेंगे कि वो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन वो डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर लेंगे Z बराबर में Z3 या Z2, देखेंगे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन हो रहा है या नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं समझ में आता होगा। तो मैंने यहां पर लिया कि भाई जब Z बराबर में Z1 होगा, Z इज इक्वल टू कितना होगा सर? Z1 होगा। Z इज इक्वल टू Z1 होगा। Z इज इक्वल टू Z1 होएगा। इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं सर कि ये जो पार्ट है अपना, ये पार्ट Z इज इक्वल टू में 0, ये पार्ट जो है Z इक्वल टू Z1 लगाएंगे, Z इज इक्वल टू Z1 लगाएंगे, इसका RHS कितना आ जाएगा सर? 0। इसका RHS कितना हो जाएगा सर? 0। यस सर। इसका RHS पार्ट कितना हो जाएगा सर? 0। अच्छा, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये पार्ट 0 हो जाएगा। जी सर। अगर ये पार्ट 0 हो गया, इसका मतलब LHS इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यस, यानी कि सर हम लिख सकते हैं यहाँ पर दैट इंप्लाइज देयरफॉर W माइनस में W1 और फिर उसके बाद W2 माइनस में W3
इंटू हमारे पास ये है ना, ये इंटू में Z1 माइनस Z1 माइनस Z2 और Z3 माइनस Z। इसका मतलब इसका Z1 माइनस Z2 Z1 माइनस Z2 इंटू में Z3 माइनस Z3 माइनस Z इज इक्वल टू बनता है 0। Z3 माइनस में Z था और Z के जगह पर लगाया कितना Z1। अब ये सब देखो, ये सब तो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन कॉम्प्लेक्स है, ये सब गिवन कॉम्प्लेक्स है, ये सब कॉम्प्लेक्स गिवन है। इसका मतलब इसको हम डिवाइड में भेज सकते हैं। तो हमारे पास आ गया कितना सर, W माइनस में W1 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहां से कह सकते हैं हम लोग कि W इज इक्वल टू W1। इसका मतलब ये हुआ सर, इसका मतलब क्या हुआ सर कि अगर Z इज इक्वल टू में, ध्यान से समझना, Z इज इक्वल टू में Z1 हो रहा है, यानी कि अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन Z प्लेन में Z के जगह पर Z1 कर रहे हैं तो ट्रांसफॉर्म कर रहा है W के जगह पर W1 में, यानी W पॉइंट चल जाता है किसमें, W1 में। इसका मतलब ये Z1 के लिए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर रहा है। उसके बाद जब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे, जब हम बात करेंगे व्हेन Z इज इक्वल टू में Z2 के बारे में बाद में बात कर लेंगे, क्योंकि Z3 पे इसका पार्ट ये 0 हो रहा है तो हमारे लिए काफी कंफर्टेबल होगा, ये पार्ट 0 हो रहा है ना, तो आसान होगा। इसका LHS पार्ट 0 हो जाएगा। यस सर, LHS पार्ट को मैं 0 कर देता हूँ। इसका मतलब मैं यहां से लिख सकता हूँ कि LHS पार्ट इक्वल टू 0। RHS पार्ट में कितना होने वाला सर, RHS पार्ट में कितना होने वाला सर, RHS पार्ट में W1 माइनस में W2 और W3 माइनस में W1 माइनस में W2 इंटू में सर W3 माइनस में W इंटू में सर Z1 Z2 के जगह Z3 माइनस Z1 और Z2 माइनस Z3। ये सब वैल्यू हम इधर डिवाइड में ले आएंगे, क्योंकि सिर्फ यही वेरिएबल पार्ट, बाकी सब कांस्टेंट में डिवाइड में जा सकता है। इसका मतलब सर यहाँ पर लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू W3 माइनस में W, यानी कि W इज इक्वल टू कितना सर, W3 हो रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पर से कह सकते हैं कि जब आप Z के जगह Z3 लगाते हैं तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन W में होता है, W प्लेन में W इज इक्वल टू W1। इसका मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन यानी क्रॉस रेशियो है वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर रहा है। एक और हमारे पास बचा हुआ है, उसको भी हम लोग बुला लेते, बेस्ट रहेगा भाई, बुला लेते हैं उसको भी। जब हम इसमें लगाएंगे इसमें Z इज इक्वल टू में Z2, तो हमारा जो इधर वाला पॉइंट है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला पॉइंट, यानी क्रॉस रेशियो वाला डिफिनेशन जो है, ये क्या है सर, W माइनस में W1, W2 माइनस में W3 और Z1 माइनस में Z2। इसमें हमें करना क्या है कि हमें Z के जगह पे लगाना है Z2, Z के जगह पर Z2। तो यहां से मिलेगा हमें इधर वाला पॉइंट सेम रखना है अपने को, W माइनस W1, W2 माइनस W3, W माइनस में W1 इंटू W2 माइनस में W3। ओके सर, अब उसके बाद जो है उसके बाद Z1 माइनस में Z2, Z1 माइनस में Z2 और Z3 माइनस Z2, Z1 माइनस में Z2 और फिर Z3 माइनस में Z2। हमने क्या करा यहाँ पर सर, यहाँ पर करा क्या, यहाँ Z की जगह पर Z2 डाल दिया, ठीक है सर। अब आइए W1 माइनस W2, W3 माइनस W1 माइनस W2, हाँ W1 माइनस W2, W1 माइनस W2 इंटू में सर इंटू में हमारे पास आ रहा है इसमें W3 माइनस W3 माइनस W इंटू में आ रहा है सर। अभी और दो फैक्टर बाकी है हमारे पास इसमें, जिसमें पहला फैक्टर हमारे पास आ रहा है सर Z के जगह Z1 की जगह लगाऊंगा Z2 माइनस Z1 माइनस में Z1। ओके सर, फिर इंटू में चलता हूं आगे Z2 माइनस में Z3 माइनस में Z3, ये इंटू में, ठीक है। बहुत ज्यादा कोई बड़ी बात यहाँ तक नहीं होती है। अच्छा सर, एक बार बताओ, यहाँ पर ये काम कर सकते हो क्या,
क्या सर? तो Z2 Z3 कैंसिल हो जाएगा सर? नहीं सर, उल्टा है, तो एक लगा दो माइनस यहाँ पे, ये इसका उल्टा तो माइनस वहां लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। और ये वाला के बारे में क्या ख्याल है सर? ये भी तो कैंसिल हो रहा है सर, लेकिन सर ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है सर? इसका उल्टा है वो, यहां भी एक माइनस लगा दो, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है सर? इसमें एक डब्ल्यू भी कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ कैंसिल नहीं आ रहा है, नहीं सर नहीं कैंसिल हो रहा है, ठीक है। चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। हाँ जी सर, तो अब एक काम करते हैं ना, जो ये माइनस माइनस का प्लस बन चुका है, जो रेस्ट अमाउंट बचा उसको मल्टीप्लाई करो, डब्ल्यू से दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। डब्ल्यू से दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, हम लिख सकते हैं यहां पर सर डब्ल्यू इंटू W3 W2, आप फिर माइनस में डब्ल्यू इंटू W3, माइनस में W1 इंटू W2, अब माइनस में प्लस बन जाएगा W1 W3 इज इक्वल टू में, इधर में चले आओ, इधर में W1 माइनस W1 इंटू W3, ठीक है सर। फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस में W इंटू W1, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस में W2 इंटू W3, माइनस में इसका प्लस बन जाएगा W इंटू W3, ओके सर, ओके ओके ओके, कोई बड़ी बात नहीं हुई अभी तक, ठीक है ना सर? जी सर। अब देखो भाई, इसमें कुछ कैंसिल आप किसी हो रही है क्या? लग तो रहा है कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा भाई, ये दोनों ना 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 ना, इधर में देखता हूं मैं, इधर में कुछ कैंसिल हो सकता है क्या? W3 ये माइनस माइनस तो दूसरी जगह प्लस हो जाएगा, नहीं W1 W3 ये कैंसिल हो जाएगा, है ना? यस सर। और कोई भाई साहब, और कोई W2 W3 नहीं नहीं नहीं, और कोई कैंसिल होने की बात मेरे ख्याल से नहीं हो रही है, वो दोनों ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं क्या भाई? W1 W3 ओके, W1 W ओके, W2 W3 ओके, W ओके, W अच्छा लास्ट वाला मैंने गड़बड़ लिख दिया, यहां पे W इंटू W था। अब यहां से लगता है ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना है सर? अब कुछ खास नहीं, अगर यहां से देखा जाए तो हम इसको इधर ले आते हैं भाई, ये इसके पास जाएगा, कॉमन बन जाएगा, ये दोनों एक साथ ले लो, उसमें भी कॉमन हो जाएगा, है ना जी? अच्छा, इसमें भी गड़बड़ क्या? मैंने W से मल्टीप्लाई करा, ठीक है वो, ठीक है कोई नहीं। अब देखो, इसको इधर ले आओगे तो अपने पास आ जाएगा सर W इंटू W1, ये हो जाएगा प्लस, ये रहेगा माइनस में W इंटू W3, इधर में चले आओगे इसको लेकर के, ये प्लस में W1 इंटू W2, आप प्लस में माइनस में आ जाएगा W2 इंटू W3, ओके सर। दोनों में W कॉमन ले लेंगे, W1 माइनस में W3, इधर में W2 कॉमन ले लेंगे, W1 माइनस में W3, ठीक है सर, ठीक है। हम यहां से ये बोल सकते हैं दोनों कैंसिल आउट हो गया, जी सर, कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब लिख सकते हैं यहां पर W इज इक्वल टू में W2, इसका मतलब कुल मिला के हम कहें तो Z का ट्रांसफॉर्मेशन जब Z1 में करते हैं तो W का ट्रांसफॉर्मेशन W1, मतलब Z1 का ट्रांसफॉर्मेशन W1 में होता है, और Z3 का ट्रांसफॉर्मेशन W3 में होता है, और Z2 का ट्रांसफॉर्मेशन W2 में होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो अपने पास है ट्रांसफॉर्मेशन, ये बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। हेंस द ट्रांसफॉर्मेशन इज a bilinear transformation, कोई परेशानी वाली बात यहां तक नहीं होगी।
है ना मेरे प्यारे बच्चों। अगर अच्छा लग रहा हो, हमारे वीडियो से फायदा पहुंच रहा हो तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है प्रूफ करने के लिए सो दैट W इज इक्वल टू 2z प्लस में 3 डिवाइड बाय z माइनस 4। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये ट्रांसफॉर्म करता है इस सर्किल को स्ट्रेट लाइन 4u प्लस में 3 इक्वल टू 0। मतलब ये W में दिया हुआ W प्लेन है, मतलब W का वैल्यू z के टर्म में दिया ट्रांसफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और ये सर्किल जो इक्वेशन है उसको बताना है कि स्ट्रेट लाइन में चल जाएगा। ये सर्किल को ट्रांसफॉर्म करेंगे इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। उसका इक्वेशन आएगा 4u प्लस में 3। अच्छा सर, यहां से मैं कहूं अगर तो हम यहां से कह सकते हैं सर कि हमारे पास दिया हुआ है क्या, W इज इक्वल टू गिवन ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लोग को दिया है उस ट्रांसफॉर्मेशन को अगर हम लिख लें तो कोई बुराई वाली बात नहीं होगी, है ना मेरे लाल। यस सर, अगर ऐसा लिख रहे हो इसका मतलब W इज इक्वल टू में 2z प्लस में 3 डिवाइडेड बाय z माइनस का 4 है। अच्छा सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, हम इसका इनवर्स पॉइंट निकाल लेते हैं, z का वैल्यू W के टर्म में निकाल लेते हैं। ठीक है मेरे लाल। अच्छा चलो भाई इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा z इंटू W माइनस में 4W इज इक्वल टू में 2z प्लस का 3। यस सर, अब इधर से हमें क्या करना है, z का वैल्यू W के टर्म में, तो z वाले को एक साथ ले आता हूं, इस साइड ले आओ, इस साइड आएगा z इंटू W माइनस में 2z इज इक्वल टू में 4W प्लस में 3। यहां से z कॉमन ले लिया हम लोगों ने, W माइनस में 2 आ रहा है इक्वल टू में 4W प्लस में 3 हो रहा है। यस सर, यानी कि यहां से हम कह सकते हैं z इज इक्वल टू में 4W प्लस में 3 डिवाइड बाई W माइनस में 2। आपको करना क्या है, सबसे पहले सर्किल के इक्वेशन को z प्लेन में चेंज करना है, वो xy में है उसको z में चेंज करना है। ठीक है सर। अच्छा, तो हमारे पास गिवन सर्किल जो है, गिवन सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है, सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ कितना सर, x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में कितना सर 4x इक्वल टू में 0। आप ये तो जानते होंगे कि z इज इक्वल टू में क्या होता है सर, कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज इक्वल टू में x प्लस में आयोटा y होता है। जी सर, इसका मतलब z का कंजुगेट जो होता है, z का कंजुगेट वो होता है कितना सर, x माइनस आयोटा y। हाँ सर, अगर आपसे कोई बोले इसका इंटू करके दिखाओ, इंटू तो z इंटू z कंजुगेट करोगे तो x स्क्वायर माइनस आयोटा y का स्क्वायर जाएगा। यस सर, यानी x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर जाएगा। जी जी जी, और इस दोनों को ऐड कर दूंगा मैं, z प्लस में z का कंजुगेट में क्या बन जाएगा सर, 2 इंटू एक्स। हाँ जी सर, इसका मतलब जो सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है देयरफॉर इसमें ये वाला पार्ट जो है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इसको इकट्ठा कर लो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है सर, और उसके बाद जो है प्लस में 4z को 2 इंटू लिखो 2x, 4x को 2 इंटू 2x, और 2x के जगह लगा दो z प्लस z कंजुगेट, और इसके जगह लगा दो z इंटू z कंजुगेट। ठीक है सर। अच्छा है, यानी कि मेरे को मिला z इंटू z का कंजुगेट प्लस में 2 इंटू में z प्लस में z का कंजुगेट इज इक्वल टू 0। ये सर्किल का इक्वेशन है z के फॉर्म में, यानी z के टर्म में। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, W प्लेन में, यानी कि UV के टर्म में। ठीक है, तो आप ये जान रहे हैं यहाँ पर कि जहां z है वहां पर हम लगा सकते हैं कितना सर, 4W प्लस में 3 डिवाइड बाय 2W 4W प्लस में 3 डिवाइड बाय W माइनस में 2। तो हम यहां से कह सकते हैं 4W प्लस में 3 डिवाइड बाय W माइनस में 2। यही था ना। यस सर, आज साथ में क्या चीज सर, इसी का कंजुगेट, तो 4W प्लस में 2 प्लस में 3 और उसके डिवाइड में लगा दूंगा मैं W माइनस में 2, इसका कंजुगेट प्लस में 2 इंटू ये इसका कंजुगेट, यानी कि लिख सकते हैं हम लोग 4W प्लस में 3 डिवाइड बाय W माइनस में 2 प्लस इसका कंजुगेट लगाऊंगा तो 4W प्लस में 3 डिवाइड बाय W माइनस 2 का कंजुगेट, और इज इक्वल टू में कितना सर, 0। अच्छा, ठीक है सर। अब यहां से हम कह सकते हैं कि 4W
प्लस में 3 डिवाइड बाय W माइनस में 2 इंटू 4W कंजुगेट प्लस में 3 डिवाइड बाय W कंजुगेट माइनस में 2। आपको पता होगा कंजुगेट सिर्फ कॉम्प्लेक्स का होता है, रियल का नहीं। रियल कॉम्प्लेक्स कंजुगेट सेम रहता है, दोनों का रियल का कंजुगेट सेम रहता है। 3 का 3 कंजुगेट, 4 का 4 रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और डिवाइड में कंजुगेट अलग अलग किया जा सकता है, इस वजह से ऊपर नीचे अलग अलग कर दिया हमने। अच्छा, फिर साथ में कितना 2 इंटू में अगर हम बात करें तो 4W प्लस में 3 डिवाइड बाय W माइनस में 2, आप फिर प्लस में लिख सकते हो इसका 4W कंजुगेट प्लस में 3 W कंजुगेट माइनस में 2 इक्वल टू में 0। अब सर एलसीएम कर लूंगा मैं, कितना एलसीएम होएगा सर? यही जो नीचे लिखा हुआ है, सब में तो वही चीज चल रहा है, W माइनस 2 और W कंजुगेट माइनस 2। इसको इस साइड 0 के पास में देंगे, उसका कहानी खत्म है। यस सर, हम यहां से कह सकते हैं सर 4W प्लस में 3 इंटू में 4W का कंजुगेट प्लस में 3 प्लस में 2 इंटू एलसीएम कर चुके हूं। इसका मतलब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 4W प्लस में 3 मल्टीप्लाई करेगा W कंजुगेट माइनस 2 के साथ, फिर प्लस में ये 2 तो इसके मल्टीप्लाई में भी भेजिएगा ना। यस सर, इसका मतलब सर 4W कंजुगेट प्लस में 3 इंटू 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 W माइनस में 2। ठीक है सर, कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल आसान चीज है। अब इसको मल्टीप्लाई करके सिंपल कर लो, या जाएगा सर 4, ये अपने पास जो मिल रहा है, या जाएगा अपने को 4W W कंजुगेट 4W W 16 बना दो इसको, 16 इंटू W कंजुगेट, फिर प्लस में 4 से इसका 12W। ठीक है ना? यस सर, इसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करो 12W कंजुगेट, 4 से नहीं 12W, इसको मल्टीप्लाई कैसे? अब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12W कंजुगेट, और उसके बाद फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 9, ये हो चुका है 8 से मल्टीप्लाई करो दोनों का, तो 8W कंजुगेट माइनस में 16W, है ना, 8 2 जा 16। अब इसका 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6W कंजुगेट माइनस में 4। ठीक है सर? हाँ जी सर, नहीं 6 2 जा 12, इसका हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको तो। ठीक है सर। अच्छा, इसके बाद चलो 8W कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो, 8W कंजुगेट 16 हो जाएगा मैंने, नहीं ठीक है, 1 7 8 8 का 1 से। ठीक है, अभी हो जाएगा 16 16W कंजुगेट, फिर उसके बाद प्लस, अब 6 से मल्टीप्लाई करते चलो, 6W माइनस में कितना सर 6 2 जा 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो बातें कैंसिल हो सकती कर लीजिए, नहीं कैंसिल हो सकती तो कोई बात नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं है इसके साथ, कैंसिल हो जाए तो अच्छी बात, नहीं कैंसिल हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, देख रहा हूं मैं कैंसिल होने का संभावना है क्या? ये थोड़ा सा हमें लग रहा है क्या, इक्वेशन में थोड़ा सा लोचा है, इसलिए मैच नहीं कर रहा है, थोड़ा सा इक्वेशन गड़बड़ छप गया मेरा, यहाँ पर माइनस होएगा। ठीक है ना, तो वो माइनस होएगा, इसका मतलब यहाँ माइनस होएगा। अरे वह कट नहीं रहा था, तो अचानक मुझे ख्याल है कि हो सकता है कहीं गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो कोई नहीं हम लोग ठीक कर लेंगे इसको। यहाँ पे माइनस चल पड़ेगा, यहाँ भी माइनस चल पड़ेगा, ये माइनस रहेगा और ये माइनस रहेगा। ठीक है, अब जब हम इधर वाला देखेंगे, इधर वाला कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब इधर वाला भी चलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, इसके बाद ये वाला बन चुका होगा अपना प्लस। यस सर, ये बन चुका है प्लस। उसके बाद फिर जब हम इससे मिलेंगे तो -6, तो ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा अपना प्लस, ये -6 है, प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है सर, कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग को बड़ा नुकसान नहीं करवाए अपना। ठीक है ना? अच्छा, 2W 2 से ये हो जाएगा 2 अपने पास, ये हो जाएगा 2 ये तो इसका पार्ट होगा ना, ये हो गया इसका पार्ट। ठीक है, हाँ 4 पार्ट, -8 इसमें जाएगा -8, ये जाएगा उसके साथ तो +16, प्लस में 16।
और ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा प्लस। कट नहीं रहा था ना, अब हमें प्रूफ करना था कैसा, प्रूफ करना था ऐसा, है ना, फॉर यू। हमें लगा फॉर यू प्रूफ करना है, तो भाई ये कट क्यों नहीं रहा है, कटना चाहिए, कटेगा तभी तो जाकर के हम प्रूफ कर पाएंगे, है ना मेरा। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा क्लियर था, तब क्वेश्चन हमने गलत छाप दिया था हमने, है ना, ऐसा कोई चिंता वाली बात नहीं है। चलो ये हो जाएगा अपने पास में 16, 8 कैंसिल, ठीक है सर। उसके बाद बाकी तो मेरे ख्याल से कैंसिल होने वाली बात नहीं हो रही है, नहीं, चलो कोई बात नहीं। यहां पर हमारे पास है 12W, इधर 16 है, तो 12 16 28 हुआ। अब में से 6 माइनस चला गया, 28 माइनस 6, तो 22W। W कंजुगेट वाला में क्या है 12 में से 6 चला गया 6, और उधर है तो वो 22 हो जाएगा, 16 है ना वो, तो 22W कंजुगेट। और नंबर सब में क्या क्या बच रहा है, नंबर सब में यहां पर जो है 9 और 12 24 प्लस में 9 9 4 33, ठीक है सर। अब यहां से मैं कर देता हूं क्या, इसमें से कॉमन ले लिया 22, वैसे सब में हम लोग 11 से डिवाइड कर सकते हैं, एक स्टेप कॉमन ले लो। यहां जाएगा W प्लस में W का कंजुगेट, आप प्लस में 33 इज इक्वल टू 0, ठीक है सर, यहां तक ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब यहां पर हम थोड़ा सा स्पेस है, थोड़ा सा इसे काम चल जाएगा हमारा। देखो W बराबर होता, सिंस W इज इक्वल टू होता U प्लस में आयोटा V, तो W कंजुगेट बराबर क्या होगा फिलहाल, होता कितना U माइनस आयोटा V। इसका मतलब सर W प्लस में W कंजुगेट इज इक्वल टू होता कितना 2U, ठीक है ना, यस सर। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं, ये 22 तो है, ठीक है 22 है, ओके सर 22, ये बन जाएगा अपना 2U। अच्छा, इधर वाला जो है प्लस का 33 इज इक्वल टू 0। अब 11 से आप डिवाइड कर दो दोनों तरफ, 44 है ना ये, हाँ सर, तो 4 बचेगा 4U, यस सर। अब उधर बचेगा कितना 3 इज इक्वल टू 0, और यही हमें लाना था, इस सर्किल का इक्वेशन स्ट्रेट लाइन में चेंज हो जाएगा, है ना, क्लियर। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लाल, इसलिए मन लगा के इसको पढ़िए ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव आउट करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिफाइन द कन्फॉर्मल मैपिंग स्टेट एंड प्रूव द कंडीशन ऑफ W इज इक्वल टू FZ, सफिशिएंट कंडीशन है ना, ऑफ W इज इक्वल टू FZ टू रिप्रेजेंट एक कन्फॉर्मल मैपिंग। हमने रिस्पेक्ट पढ़ा था, इसको होता है ना, विथ रिस्पेक्ट टू, वैसा अपना फील आने लगा, है ना, तो कोई बात नहीं है। कहता है कन्फॉर्मल मैपिंग को डिफाइन करो, और साथ में आपको क्या करना है, आपको सफिशिएंट कंडीशन भी बताना है कि W बराबर FZ कन्फॉर्मल मैपिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले डिफिनेशन को आप ऑब्जर्व करो, बाद प्रूफ करना है। तो कन्फॉर्मल मैपिंग का डिफिनेशन क्या आ रहा है लाल, W इज इक्वल टू में FZ होता है, या FZ को हम लोग U प्लस आयोटा भी, या W को U प्लस आयोटा भी बोलते हैं, ये तो हम लोग को पता ही है, जिसमें U होता है XY का फंक्शन और V भी होता है किसका, XY का फंक्शन। ये सब नॉर्मल चीज हम लोग कितनी बार इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और रेगुलर क्लासेस में आप तो पढ़े ही होंगे। अब कहता है भाई W इज इक्वल टू में FZ जो है मैप्ड करता है, एक पॉइंट है P X0 Y0, ठीक है, P0 X0 Y0, जो पॉइंट किसका है सर, जेड प्लेन का है, किसका है, जेड प्लेन का है, यानी जेड प्लेन का एक पॉइंट है जिसका नाम है P, और X0 Y0 उसका कोऑर्डिनेट है, उसको ट्रांसफॉर्म करता है किसमें, तो W प्लेन में, जिसके पॉइंट का नाम है P डैश U0 V0। कर दिया सर, ओके सर। इसी तरह से आगे चले हम अगर बात को, तो इसमें यह भी बात है कि C1 C2 जो कर्व है, यानी कि
इसमें C1 C2 दो कर्व है जो x0 y0 पर काटता है एक दूसरे को, यानी कि जेड प्लेन का दो कर्व है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पर, x0 y0 पर। ठीक है, उसको मैप्ड कर रहे हैं हम लोग, उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इसमें। तो दो कर्व जिसका नाम है गामा 1 और गामा 2 इन एट द पॉइंट किसमें, P', U, V0, यानी कि ये जो गामा 1 गामा 2 है ये W प्लेन का दो कर्व है और उसका पॉइंट का नाम है जहां पे दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है उसका नाम P', U0, V0 है। मीन्स मैं अगर इसका डायग्राम बताऊं आपको तो बहुत प्यारा सा डायग्राम इसका बनने वाला है। हमारे पास दिया हुआ एक प्लेन है, ये प्लेन हमारा कौन सा प्लेन है सर, ये है सर XY प्लेन, यानी कि Z प्लेन है, कॉम्प्लेक्स प्लेन है। ये है सर अपने पास में W प्लेन, हाँ जी सर, ये XY प्लेन है, यानी कि Z प्लेन है, ये ओरिजिन कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोल सकते हैं इसको, ये ओरिजिन है, ये UV प्लेन है, मतलब इसमें बोल सकते हैं हम लोग कि W प्लेन है तो X वाला पार्ट बनेगा, सॉरी X एक्सिस वाला बन जाता है U एक्सिस और Y एक्सिस बन जाता है B एक्सिस। ये जो कहानी हमारा चल रहा है ये फिलहाल मैं बताऊं, ये हमारा बन रहा है किसका, ये बन रहा है Z प्लेन में फोटो। इसमें जो चर्चा करेंगे उसका नाम होगा Z प्लेन और इसमें जो चर्चा करेंगे उसका नाम होगा सर मेरे ख्याल से W प्लेन। ठीक है मेरे लाल, यस सर। अब इसमें कहना ये है कि इसके अंदर में दो कर्व है, इसमें Z प्लेन में दो कर्व है, एक कर्व मैंने ये कहा और दूसरा कर्व ये कहा। ठीक है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर P पर, जिसका नाम है x0 और y0। इस कर्व का नाम रखा मैंने C1, इस कर्व का नाम रख दिया C2। इसके बीच का जो एंगल बन रहा होगा, इसके बीच का जो एंगल बन रहा होगा उस एंगल का नाम रख दिया मैंने थीटा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, कहता है इसको ट्रांसफॉर्म करना है, मैप्ड करना है, मतलब इसी तरह का फिगर W प्लेन में भी बनेगा। ठीक है सर, W प्लेन में बनेगा, W प्लेन में फिगर बनाइए आज ये हुआ अपना गामा 1 कर्व, ये हुआ गामा 2 कर्व। ठीक है, ये वाला जो अपने पास है ये गामा 1 कर्व है, ये गामा 2 कर्व है और यहां जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है उसका नाम है P', U0, V0। और इसका जो एंगल बन रहा है ये वाला एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल वो है थीटा। अगर इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे, इसका C1 to C2 है डायरेक्शन एंगल का, इसका क्या है सर, गामा 1 से गामा 2 है, तो गामा 2 से गामा 1 करेंगे, इसका साइन चेंज माइनस लगा देंगे। फोटो कैसे भी आप बना सकते हैं, डायरेक्शन के हिसाब से एंगल का साइन डिसाइड किया जाता है। क्लियर, यस सर। तो ये हुआ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डिफिनेशन कि इसमें हमने P पॉइंट का, जिसका जो कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है C1 C2 का, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, मैप कर दिया किसमें, W प्लेन में, इसका गामा 1 गामा 2 कर्व में और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम P' है। अच्छा, अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आता है कि भैया सफिशिएंट कंडीशन का स्टेटमेंट भी लेना है और उसको प्रूफ भी करना है। ठीक है, अच्छा सर, इसका मतलब चलिए सफिशिएंट कंडीशन का मैंने कंडीशन का लिख के रखा है ताकि समय कम लगे और बातें ज्यादा हो। मैं कुछ चीजें पहले से लिख के रखता हूं ताकि आपको आसानी से समझा पाऊं और समय कम लगे, कम लंबाई के वीडियो में ज्यादा बातें हो। हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन का स्टेटमेंट है मेरा, ये स्टेटमेंट है इसका, ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है सर, स्टेटमेंट सफिशिएंट कंडीशन का ये कह रहा है कि अगर fz एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है, ऑफ z का इन द रीजन D, मतलब डोमेन D के अंदर में fz क्या एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन का मतलब वैसा फंक्शन जो डिफरेंशिएबल होता है, दैट फंक्शन इज नोन एज एनालिटिक फंक्शन। द फंक्शन व्हिच इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट इज नोन एज एनालिटिक फंक्शन। डिफरेंशिएबल एंड ऑल्सो डिफाइंड, डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल दोनों बातें होनी चाहिए, डिफाइंड होनी चाहिए और डिफरेंशिएबल भी होनी चाहिए। क्लियर मेरा, यस सर। और उसका डेरिवेटिव जीरो नहीं है, मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है लेकिन जीरो नहीं है, किसमें, D रीजन में, मतलब डोमेन के अंदर। देन द मैपिंग W बराबर fz इज कन्फॉर्मल एट द पॉइंट्स ऑफ D।
डी कन्फॉर्मल मैपिंग होगा ऐसा प्रूफ करना है, डी कन्फॉर्मल मैपिंग होगा ऐसा प्रूफ करना है। ठीक है मेरा, यस सर। तो जेड नॉट बी ए इंटीरियर पॉइंट ऑफ द रीजन डी, C1 C2 बी द टू कर्व कंटिन्यूअस कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट जेड नॉट। इसको फिगर से हम लोग और चर्चा करेंगे। हमारे पास प्यारा सा फिगर बनाने के लिए हमने क्या किया, इसमें और ऐसा ही फिगर हमने इधर भी बना लिया। ये हमारा जो फिगर बन रहा है दोनों अलग अलग प्लेन के लिए बन रहा है। ठीक है सर, इस प्लेन में जो फिगर बनेगा वो कहलाएगा जेड प्लेन। ठीक है सर, इस प्लेन में जो फिगर बनेगा वो कहलाएगा सर हमारा डब्ल्यू प्लेन, यू वे और यहाँ ऑरिजिन। हमने क्या कहा आपसे कि सर यहाँ पर दो कर्व है C1 और C2 डोमेन D में, मतलब जेड प्लेन का जो डोमेन है उसमें है, और दोनों का पासिंग पॉइंट कितना है सर, जेड नॉट है। या आप कह सकते हो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है जेड पॉइंट पर। अच्छी बात है, इसका मतलब सर ऐसा बोल देते हैं अपन, थोड़ा सा प्यार से इसके साथ बिहेव करना है हमें। क्या प्यार से बिहेव करना है, अपने पास ये एक कर्व है और ये दूसरा कर्व है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर। ठीक है, और ये हो गया अपना C1 कर्व और ये बन गया अपना C2 कर्व, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा उस पॉइंट का नाम है PZ नॉट। ठीक है सर, ओके। इसमें इसके बारे में बात करने के आगे, हाँ जी, लेट हमने मान लिया कि दिस कर्व डिफाइन टेंजेंट एट जेड नॉट मेकिंग एंगल अल्फा और अल्फा टू रिस्पेक्टिवली विद द रियल एक्सिस। हमने क्या कहा यहाँ पर कि ये अपना रियल एक्सिस होता है। कौन सा सर, कौन सा रियल एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस को हम लोग रियल एक्सिस बोलते हैं, वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। रियल एक्सिस ये हो गया अपना। ठीक है सर, इस रियल एक्सिस के एलोंग दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। एक टेंजेंट हमने C1 के ऊपर लगा दिया और दूसरा टेंजेंट लगा दिया C2 के ऊपर। ठीक है, एक टेंजेंट लगा दिया ये T1 जो है C1 कर्व के लिए और दूसरा टेंजेंट है T2 C2 कर्व के लिए। आप इस दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल, वो एंगल है एक का एक, दोनों के बीच नहीं है सर, दोनों के बीच नहीं है। कह रहा पहला वाला टेंजेंट रियल एक्सिस के साथ इसके साथ बनाता है अल्फा 1 एंगल और इसके साथ ये दूसरा वाला बनाता है कितना, अल्फा 2 एंगल। ये बना रहा है अल्फा 2 एंगल। ठीक है, मतलब ये वाला एंगल कितना बन रहा है सर, अल्फा 2, ये वाला एंगल पूरा। ठीक, और इस दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा सर, इसके बीच का एंगल हो जाएगा हमारे ख्याल से अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, है ना। बड़ा वाला एंगल हो गया अल्फा 2 और छोटा वाला एंगल हो गया अल्फा 1। C1 के साथ अल्फा 1 एंगल और C2 बना रहा था अल्फा 2 एंगल रिस्पेक्टिवली। ठीक है सर, अच्छा, उसके बाद है लेट Z1 और Z2 बी 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व C1 एंड C2 एट सेम डिस्टेंस R फ्रॉम द पॉइंट Z नॉट और R इज वेरी स्मॉल। मतलब Z नॉट से इससे सेम डिस्टेंस पर दो पॉइंट लीजिए। एक पॉइंट रखा हमने Z1 और दूसरा पॉइंट रखा कितना, Z2। इसका भी डिस्टेंस R है, इसका भी डिस्टेंस कितना है सर, R है, दोनों का डिस्टेंस सेम रखना है। ठीक है सर, अब हमें यहां पर क्या है, एज द पॉइंट मूव्स फ्रॉम Z1। अच्छा, इसका मतलब हमें यहां पर थोड़ी सी और कहानी करनी पड़ेगी, उसके थोड़ा सा स्पेस चाहिए, थोड़ा सा स्पेस चाहिए। थोड़ा सा स्पेस देता हूं मैं, यहां पर स्पेस बनाता हूं। हाँ सर, अब तो यहां से हम ये बोल सकते हैं सर, देयरफॉर Z1 माइनस में Z0 बोलेगा तो R इंटू लिख सकते हैं E का पावर आयोटा थीटा।
आयोटा अल्फा वन, आयोटा थीटा बोले लो, सॉरी बच्चों, थीटा वन। और इसके बाद जो है Z2 माइनस में Z0 की बात करें तो उसका ले लो R इंटू ई का पावर आयोटा थीटा टू, पोलर फॉर्म, दोनों का पोलर फॉर्म। अगला माइनस पिछला के लिए R डिस्टेंस है, R थीटा क्या हो गया, एंगल हो गया। ठीक है सर, अब ये भी याद रखना आपको यहाँ पर कि हमें यहाँ पर काम करना है एज R अगर टेंड्स टू 0 है, क्योंकि R यहाँ पर क्या वेरी स्मॉल क्वांटिटी, R अगर वेरी स्मॉल क्वांटिटी है तो इसका मतलब जो है हम कह सकते हैं दैट इंप्लाइज कि थीटा वन भी स्मॉल क्वांटिटी होगा, थीटा टू भी स्मॉल क्वांटिटी बनेगा। या ऐसा कह सकते हो कि R अगर बहुत छोटा क्वांटिटी है, R अगर बहुत छोटा क्वांटिटी है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो अल्फा है वो थीटा वन के बराबर हो जाएगा, अल्फा वन थीटा वन के बराबर, क्योंकि ये जो थीटा वन है ना वो कर्व पर जो पॉइंट है दोनों के बीच का डिफरेंस वो बहुत छोटा है, ये पॉइंट बहुत छोटा हो गया, इसका मतलब हम कह सकते हैं ये पॉइंट टेंजेंट पर आके बैठ जाएगा और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा हो गया। सॉरी पॉइंट मैंने बोल दिया, लेकिन समझना कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा हो जाएगा, एकदम मिनिमम अगर हो जाता है तो ये पॉइंट टेंजेंट T1 पर आके बैठ जाएगा। जी सर, अगर T1 पर आके बैठ गया इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि थीटा वन और अल्फा वन दोनों लगभग सेम हो जाएगा। ठीक है सर, और सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि थीटा टू जो है वो अल्फा टू के लगभग बराबर हो जाएगा। जैसे ये R बहुत छोटा अमाउंट हुआ तो ये पॉइंट इस पे आ जाएगा टेंजेंट T2 पर, कर्व C2 का टेंजेंट T2 है उस पे आ जाएगा। ठीक है, ये प्लेन बात हुई किसमें हुई सर बात, ये हुई सर Z प्लेन। अब एज द पॉइंट मूव्स फ्रॉम Z0 टू Z1 along C1, Z0 से Z1 जा रहे हैं हम C1 पर। ठीक है सर, द इमेज ऑफ द पॉइंट मूव्स along gamma 1 in the W plane W0 to W1। सिमिलरली ऐसा ही फोटो इसमें बनाएंगे और Z0 मूव कर रहा है Z1 पे, Z1 Z2 Z1 मूव कर रहा है Z0 पे, Z0 मूव कर रहा है Z1 पे, तो उसका इमेज भी गामा 1 कर्व पर W0 पॉइंट से W1 पॉइंट पर जाएगा। ध्यान से सुनना, अगर Z प्लेन में कोई पॉइंट है C1 कर्व पर जो Z0 से Z1 की तरफ मूव कर रहा है तो उसका इमेज भी मूव करेगा गामा 1 कर्व पर W0 पॉइंट से W1 पॉइंट तक, W0 पॉइंट से W1 पॉइंट तक। अच्छा, इसमें भी फोटो बना लीजिए कर्व। और इसका बना लीजिए पॉइंट का नाम, इसका पॉइंट हो जाएगा P डैश W0। इसका भी टेंजेंट लगा लीजिएगा सर, इसका टेंजेंट लगा, सॉरी रियल एक्सिस पहले और उसके बाद इसका टेंजेंट, और इसका ठीक है सर। अब करना क्या है सर, देखो कि ये हो गया अपना गामा 1 का, ये हो गया सर गामा 2 का। ठीक है, ये हो गया आपको T1 टेंजेंट, ये हो गया T2 टेंजेंट। मैंने उसमें कैपिटल रखा, इसमें स्मॉल कर दिया तो अलग लिखने के लिए। ठीक है सर, यहां पर W0 पॉइंट है, यहां पर अपने पास आ गया W1 पॉइंट, इस पर हो गया W2 पॉइंट। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर Z0 Z1 की तरफ मूव करता है तो इसमें W0 W1 की तरफ मूव करेगा और Z0 Z2 के तरफ मूव करता है तो W0 भी W2 की तरफ मूव करेगा। सिमिलरली मैंने कह दिया Z2 अगर Z2 के अलॉन्ग मूव करेगा C2 कर्व पर तो उसी केस में उसका इमेज जो है ना गामा कर्व पर यानी गामा 2 कर्व पर मूव करेगा W0 टू W1। मतलब इसका Z0
और Z2 का जो इमेज है वो इस पर मूव कर रहा है और Z0 और Z1 का जो इमेज है वो इस पर मूव कर रहा है गामा 1 का। ठीक है यहां तक बात? यस सर। अब हम यहां से क्या करेंगे, जैसे पोलर फॉर्म ले लिए थे इसका, वैसे पोलर फॉर्म ले लेंगे इसका भी। ऐसे देखो ध्यान से। Therefore हमने यहां पर कह दिया कि W2 माइनस में W1 बना लो, W1 माइनस में W0 आयोटा फाई 1। यस सर। और हमने ले लिया इसमें W2 माइनस में W0 इज इक्वल टू रो नॉट नहीं रो। ठीक है सर। रो ई का पावर आयोटा फाई 2। यस सर। अब ये भी यहां से आप लगा सकते हो कि एफजेड क्या एनालिटिक है, तो डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल होगा, इसका रेशियो क्या होगा, तब एक फाइनाइट नंबर आएगा। यस सर। और हमें यहां पर ये बात मेंशन कर रखा है कि एफ जेड जो है सर एनालिटिक है, इज एनालिटिक। इसका मतलब यहां से कह सकते हैं लिमिट Z0 टेंड्स टू 0, Z1 टेंड्स टू Z1 टेंड्स टू Z0। मैं उल्टा बोल दिया क्योंकि ये Z1 और Z2 के बीच का डिस्टेंस कितना था, Z1 और Z0 के बीच का डिस्टेंस, Z1 और Z0 के बीच का डिस्टेंस वेरी स्मॉल था, R वेरी स्मॉल वन के लिए। अच्छा सर। और यहां से कह सकते हैं सर W1 माइनस में W0 डिवाइड बाई Z1 माइनस में Z0 इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा तब? ये सर F डैश Z0 के बराबर होगा, F डैश Z0 के बराबर। मतलब ये हुआ कि Z0 पॉइंट पर ये फंक्शन एनालिटिक है, इसीलिए इसका डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, F डैश Z0 के बराबर होगा। ठीक है सर। अब हमें यहां दिया हुआ था ना, क्या दिया हुआ था सर कि F डैश Z इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब F डैश Z0 भी क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। यस सर। इसका मतलब यहां से बोल पाएंगे F डैश Z0 भी 0 के बराबर नहीं होगा। यस सर, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब यहां सोचने वाली बात ये होगी कि इसका ये जो F डैश Z0 है वो तो पोलर फॉर्म होगा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। यस सर, किसी न किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म तो बनबे करेगा जी, तो पोलर फॉर्म बनबे करेगा, इसका मतलब उसको हम लोग पोलर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो उसका एक प्यारा सा नामकरण कर लेते हैं। लेट यहां से कह दिया मैंने F डैश Z0 इज इक्वल टू में R इंटू ई का पावर आयोटा थीटा नॉट। यानी कि अब हमें इसको यहाँ पे दिखाना होगा कि ये वाला जो टेंजेंट कर्व बना रहा है एंगल कर्व के एक्स एक्सिस के साथ, वो एंगल जो है वो एंगल अल्फा 1 प्लस थीटा नॉट है। ठीक। अब उसके बाद जो है ये वाला जो कर्व दिया है अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस में थीटा नॉट। ठीक है ना? यस सर। कर्व बना रहा थीटा नॉट एंगल, इसका मतलब अल्फा जितना इसमें बन रहा होगा उसको उतना बढ़ा दो। ओके सर। अब क्या सर, अब तो बहुत करीब है, मंजिल बहुत करीब है, बस बहुत करीब है। अब यहां से हम ये कह सकते हैं इसका मतलब सर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो देयरफॉर हम यहां से कह सकते हैं इसमें लिमिट इसका नाम रख दिया मैंने रो ई आयोटा फाई 1 डिवाइड बाय रो, नहीं इसका रो नहीं था, इसका आर ई का पावर आयोटा थीटा ये इधर लिख दिया था। ठीक है ना? यस। इधर में जो है आर इंटू हो रहा है आर इंटू ई का पावर आयोटा थीटा नॉट। ठीक है सर।
अब हम यहां से करें क्या, तब लिमिट के नीचे लिमिट लिखने की आवश्यकता, टेंस टू लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत सारे इसमें वेरिएबल है। टेंस टू लिखिएगा तो मालूम पड़ेगा कि भाई किसके लिए लिखूं, बहुत सारे ढेर सारा गंदगी फैल जाता है यहाँ पे, तो गंदगी नहीं फैलाना है। ठीक, चुपचाप अपने काम से काम निकाल के चले जाना है। हाँ जी सर। अब यहां से हम बोल सकते हैं सर क्या कि दैट इंप्लाइज रो अपॉन में r इंटू ई का पावर आयोटा कॉमन लेते हुए 5 1 माइनस में थीटा 1। ठीक है ना सर? ओ हो, ठीक है, ठीक है। इज इक्वल टू r इंटू ई का पावर आयोटा थीटा नॉट। ठीक है। अब देखो ये सब तो कांस्टेंट है, इसका लिमिट लिखना रहेगा। ये सब तो कांस्टेंट, लिमिट लगा दो। अब देखो ये बताओ, ये सब तो कांस्टेंट है जी सर, तो कांस्टेंट को इग्नोर करो, वेरिएबल पे काम करो। यहां से इसका मतलब कह सकते हैं लिमिट 5 1 माइनस थीटा 1, 5 1 माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 1। इसका मतलब यहां से कह सकते हैं कि लिमिट जो है 5 1 माइनस में थीटा, 5 1 माइनस में थीटा। एक सेकेंड, हाँ जी, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर सब बढ़िया, सब फर्स्ट क्लास। लिमिट 5 1 इज इक्वल टू लिख सकते हो हम लोग। यहाँ लिमिट अलग अलग कर दोगे, इस माइनस वाला उधर ले आओ, प्लस बन जाएगा। यस सर, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि थीटा 1 आप प्लस में थीटा 9। ठीक है सर। और यहां से कह सकते हो इसका मतलब कि 5 1 is equal to में लिमिट ऑफ 5 1 is equal to में लिमिट ऑफ 5 1 is equal to में अल्फा प्लस में थीटा नॉट, अल्फा 1 प्लस में थीटा नॉट। इसका मतलब ये हुआ सर कि इस दोनों के बीच का एंगल था कितना, मतलब ये जो कर्व है गामा 1 वो एंगल बना रहा था 5। ठीक है, और 5 1 का वैल्यू किसके बराबर आ गया सर? 5 1 का वैल्यू जो है ये 5 1 बराबर आ गया अल्फा 1 इंटू थीटा नॉट, अल्फा 1 इंटू थीटा नॉट। यस सर। और सिमिलर वे में अगर हम चलेंगे सिमिलरली यही सब कारोबार करते चलेंगे। जैसे यहाँ पे कहा ना W1 माइनस W0, वहां W2 माइनस W0 पे काम करेंगे, सारा बात वही कहानी चलेगा। उसमें चलेगा लिमिट में 5 2 इज इक्वल टू में अल्फा 2 प्लस में थीटा 1। ठीक है सर। यस सर। इसका मतलब ये प्रूव करता है, दिस शोज दैट, ये हमें बता रहा है, दिस शोज दैट, ये हमें कह रहा है, क्या कह रहा है सर, कि W0 पॉइंट पर गामा 1 का जो टेंजेंट है और गामा 2 का जो टेंजेंट है वो एंगल बना रहा है। गामा 1 वाला बना रहा है अल्फा 1 प्लस थीटा नॉट और गामा 2 वाला बना रहा है अल्फा 2 प्लस थीटा नॉट, थीटा नॉट। इसका मतलब यहां से हम कह सकते हैं दिस शोज दैट द टेंजेंट
the tangents at W naught on of curve gamma 1 and gamma 2 makes angles alpha 1 plus theta 1 and alpha 2 plus theta 2 with real axis respectively. ठीक है भाई। अच्छा, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल का डिफरेंस कितना होगा? दोनों के बीच का एंगल का डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंस निकालने जाएंगे या ऐसे करो ना, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स का हो जाएगा तब एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, देयरफॉर एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, टेंजेंट के बीच का एंगल जो बन रहा होगा वो, ठीक है, इज इक्वल टू यहां पर से अल्फा 2 प्लस में थीटा 2 माइनस अल्फा 1 प्लस में थीटा नॉट, थीटा 2 नहीं थीटा 1, क्या क्या दिया मैं, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों सॉरी, जल्दबाजी में कभी कभी थोड़ा काम खराब हो जाता है, बिल्कुल दिल पे मत लीजिएगा। यहाँ थीटा नॉट होगा, है ना? यस सर। और दोनों का डिफरेंस जो है हो जाएगा अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। इसका मतलब ये हुआ कि W यहाँ पर खुले समझिएगा कि दोनों के बीच का टेंजेंट जितना एंगल बना रहा है W जेड प्लेन में अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, इसका भी दोनों के बीच का एंगल उतना ही बन रहा है अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। यहाँ देखते हो दोनों को डिफरेंस करेंगे तो वही आएगा। यस सर, इसका मतलब ये कन्फॉर्मल मैपिंग को रिप्रेजेंट करता है, सेम सेंस में एंगल बनता हो या डिफरेंट सेंस में एंगल बनता हो, बस पॉइंट्स का मैपिंग दूसरे प्लेन में, जेड प्लेन का पॉइंट्स का मैपिंग डब्ल्यू प्लेन में अगर हो रहा होता है तो कन्फॉर्मल मैपिंग होगा, एंगल सेम होना चाहिए, एंगल जैसा भी हो तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, है ना? यस, ये दोनों सेम एंगल बनता है ना तो कन्फॉर्मल मैपिंग होगा, एंगल का अमाउंट सेम होना चाहिए, कन्फॉर्मल बनेगा। उसमें दो पार्ट होता है एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज में, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, एंगल के अमाउंट सेम हो दोनों कर्व के बीच में तो कन्फॉर्मल मैपिंग कहलाएगा। हेंस हम लोग यहां पर से बोल पाएंगे हेंस W is equal to FZ is a conformal mapping, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत प्यारा क्वेश्चंस हमने करा है यहां पर, ठीक। तो आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का 8वां लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और ये हमारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का अंतिम लेक्चर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पूरे के पूरे हिट क्वेश्चन का कलेक्शन आपके सामने लाया है, कुल मिलाकर मैंने 22 क्वेश्चन करवाया है। ये क्वेश्चन तो आपके लिए मोस्ट VVI तो है ही, साथ में आपको करना क्या है, क्वेश्चन बैंक्स जो है आपके पास अवेलेबल पिछले 5 से 7 सालों का, 10 साल का हो तो और बेस्ट। अगर आपके पास 10 साल का क्वेश्चन बैंक नहीं उपलब्ध है तो मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए ठाकुर सर मैथ्स, जिसके बारे में डिटेल्स आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आते हुए दिखाई दे देगी। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो उस समय आपके स्क्रीन पर ऐप का डिटेल्स दिखाई देगा, आप वहां से डाउनलोड कीजिए, वहां पर से फ्री ऑफ कॉस्ट में आप क्वेश्चन बैंक पिछले 11 साल का आसानी से पा सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोगों का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का लास्ट सेशन था। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट कर लिए हैं, 8 क्वेश्चन सबका कलेक्शन कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से कर लिए होंगे और अगले बुक्स का इंतजार कर रहे होंगे। घबराइएगा बिल्कुल नहीं, अगला बुक जल्द ही हम लेके आ रहे हैं आपके सामने में, टोपोलॉजी या मॉडर्न अलजेब्रा। जैसे बच्चों की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम कोशिश करेंगे अगला बुक शुरू करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कौन से बुक का डिमांड है, मतलब अगला हिट गेस का वीडियो कलेक्शन किसका है, टोपोलॉजी का है या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, टोपोलॉजी का है या मॉडर्न अलजेब्रा का है, और डायनामिक्स तो ऑलरेडी चल ही रहा है।
तो कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो चुका है। मॉडल अलजेब्रा और टोपोलॉजी में जिसका भी आप चाहते हैं कि सर पहले हिट गेस लेके आए, उसका हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो से उसी का वीडियो बना के लाएंगे और आप सब उसका अच्छे से फायदा उठाइएगा। तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि अगला बुक आपके लिए कौन सा हो जो आपके लिए काफी परेशान कर रहा है और मैं उसमें आपको मदद कर सकता हूँ। आज के लिए इतना ही। मुलाकात करते हैं अगले वीडियो सेशन में। ज्यादा वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।